नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हम सामाजिकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और हमने इसकी विशेषताएं देखी। आज हम आगे इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिकरण के क्या उद्देश्य हैं, एम्स क्या हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण के मुख्य उद्देश्यों में हम 2-4 उद्देश्यों की बात कर सकते हैं। सबसे पहले आकांक्षाओं की पूर्ति। सामाजिकरण जो है वो नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अनुशासन जो है वो खुद ही व्यक्ति को कुछ पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचारण नहीं करता वरन विशिष्ट आकांक्षाएं भी पैदा करता है और इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सामाजिकरण जो है वो एक माध्यम बनता है। दूसरा, आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन एवं नियमबद्धता जो है वो ज़रूरी है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणाएं उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती हैं और सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति में अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तत्काल ही करने पर जोर नहीं देती, बल्कि परिस्थितियां जो होती हैं उसके हिसाब से उन्हें संशोधित करना भी सिखाती है। नंबर 3, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सिखाने का कार्य भी किया जाता है। समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करे। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है और कई लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक अलग तरह की भूमिका निभानी होती है और वो भूमिका सामाजिकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। चौथे नंबर पर हम कहते हैं क्षमताओं का विकास। सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। अर्थात सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उनके अनुकरण के द्वारा हम उन्हें सीखते भी हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम में लेते हैं। किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना सामाजिकरण का प्रमुख कारण होता है। अब हम ये देखेंगे कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में कैसे डेवलप होता है। मानव होता ही एक सामाजिक प्राणी है। वो जन्म से मृत्यु तक समाज में ही रहता है, हम सब जानते हैं। और मानव को अपनी रक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, सुख सुविधाओं की प्राप्ति और बहुत सारी उपलब्धियों के लिए समाज पर ही निर्भर रहना होता है। इस प्रकार मानव अपनी आवश्यकताओं के कारण एक सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक संपर्क जो है वो समाज के संपर्क से मानव का सामाजिकरण होता है और वह समाज का क्रियाशील सदस्य भी बनता है। यदि ये सामाजिक संपर्क नहीं होगा तो मानव की शरीर रचना विकसित नहीं हो सकती। सामाजिकरण के द्वारा ही शरीर रचना सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने और उनसे अनुकूलन करने की क्षमता का विकास कर पाती है। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे जो बच्चे इज़ाबेला का, अन्ना का, इन सब के उदाहरण हैं कि ये बच्चे कैसे जंगल में या अलग परिस्थितियों में रहे तो ये ना बोल पाते थे, ना
मानव की तरह व्यवहार कर पाते थे, मगर सामाजिकरण के कारण जब इनको लोगों के साथ समाज में रखा गया तो इनके बिहेवियर में बदलाव आया। तो ये कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद सामाजिकरण के कुछ प्रक्रियाएं होती हैं या विभिन्न स्तर या सोपान होते हैं। इन सोपानों में हम 4 सोपानों की बात करते हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज और तीसरी है ऑडिपल और लास्ट है एडोलेसेंस। मतलब सबसे पहले तो है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था मतलब जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है, गर्भ में भ्रूण बिल्कुल आराम से रह रहा होता है और जन्म के समय शिशु को प्रथम संकट का सामना करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है और शिशु अपना सुख दुख मुंह के माध्यम से और मुंह के हाव भाव से ही प्रकट करता है, इसलिए इसको हम ओरल स्टेज कहते हैं या मौखिक अवस्था कहते हैं। फिर सेकंड है एनल स्टेज, ये सामाजिकरण का दूसरा सोपान है। अमेरिकन समाज में यह अवस्था पहले वर्ष से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष में समाप्त होती है और हमारे समाज में 1.5-2 साल की आयु से प्रारंभ होकर 3-4 साल तक यह चलती है। इसमें इसे मेनली जो बच्चा होता है उसे टॉयलेट ट्रेनिंग का ज़्यादा वो बताया जाता है उसके बारे में। तीसरा है एडिपल्स या अवस्था जो है 4 वर्ष से चालू होकर प्यूबर्टी यानी 12-13 साल की उम्र तक रहती है और इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है और इस अवस्था में बच्चा लड़के और लड़की के जो फिज़िकल डिफरेंसेस हैं उन्हें भी जानने लगता है और उसके अवचेतन मन में यदि बच्ची है तो पिता के प्रति विशेष प्यार और लड़का है तो माँ के प्रति विशेष प्यार, जिसे कि हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और अंत में किशोरावस्था जो कि प्यूबर्टी के समय से शुरू होती है, जिसमें युवा बालक तथा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए इसको हम एक तनाव का भी समय बताते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं चाहता उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर रहे। और लास्ट में हम सामाजिकरण की जो संस्थाएं हैं, मेजर एजेंसीज हैं, उनकी बात भी करते हैं। इन सब संस्थाओं में सबसे पहली और अहम संस्था जो है वो परिवार है। सामाजिकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि सबसे पहले बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है और परिवार के ही रीति रिवाज, संस्कृति, प्रथाएं, इन सबको ग्रहण करता है और इसी से उसका विकास होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप मतलब सामाजिकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए पीयर ग्रुप या मित्रों का जो समूह होता है, खेल समूह जो होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परिवार के बाद वो अपने साथ के लोगों के संपर्क में आता है और उनके हम उम्र जो लोग होते हैं उनके संपर्क में आता है। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं और समय आने पर बच्चा जो है वो धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। मान लीजिए कोई खेल खेल रहा है, उसके नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करेगा और खुद नियम सिखा भी सकता है। नेबरहुड, पड़ोस का भी बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है और शहरों की तुलना में ये पड़ोस का असर जो है वो गाँव में अधिक होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से बहुत बातें सीख जाते हैं और उनकी प्रशंसा, निंदा, वो सब चीज़ें जो हैं उसके व्यवहार को प्रेरित करती हैं। उसके बाद नातेदारी समूह में रक्त और विवाह से संबंधित सभी नातेदार, रिश्तेदार आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, सारे संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही है। उसके पश्चात विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक
असर पड़ता है। विवाह के बाद भूमिकाएं बदल जाती हैं लड़के और लड़की की भी, और इस प्रकार नई परिस्थिति और भूमिकाएं उन्हें ग्रहण करनी होती हैं और उनको इंटरनलाइज भी करना होता है। फिर शिक्षण संस्थाओं का भी हम इसके अंदर नाम डाल सकते हैं, और शिक्षण संस्थाओं के अलावा जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, या जहां हम काम करते हैं ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं।